किस प्रकार सही वक्त पर लिए गए कुछ सही फैसले एक पूरे गांव को सैकड़ों करोड़पतियों का गांव बना सकते हैं। महाराष्ट्र का अमलनेर गांव इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल। और अगर आप इन्वेस्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, बल्कि सच्ची घटना है, क्योंकि इस घटना के सभी पात्र अभी भी उसी गांव में रहते हैं। तो इस ट्रू स्टोरी की शुरुआत होती है एक कंपनी से जिसका नाम था वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये पर्सनल केयर, कुकिंग ऑयल, वनस्पति घी, साबुन, बल्ब जैसे प्रोडक्ट्स बनाती थी। और इस कंपनी का एक प्लांट उसी अमलनेर गांव में था जो कि महाराष्ट्र में है। कंपनी का कारोबार पूरे देश में है और वो इसे एक्सपेंड करना चाहती है और इसके लिए लोगों को शेयर्स ऑफर करती है। शेयर्स को शहरों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन अमलनेर गांव के लोग इसमें कुछ दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के मालिक के ऊपर विश्वास था, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास था और वर्षों का भरोसा था। इस बीच कंपनी के फाउंडर मोहम्मद हुसैन प्रेम जी की मृत्यु हो जाती है और उनके नौजवान बेटे अजीम प्रेम जी के ऊपर कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। 1978 में कंपनी का नाम बदलकर रखा जाता है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, यानी कि विप्रो, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। अजीम प्रेम जी इस कंपनी को टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से जोड़ते हैं और आईटी कंपनी का नाम हो जाता है विप्रो लिमिटेड। ये घटना है 1982 की। लेकिन ये 80 का दौर है जबकि भारत की साक्षरता 33% से भी कम है, यानी कि यहाँ 3 में से हर 2 आदमी अपना नाम तक लिखना पढ़ना नहीं जानते। और उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसलिए वो इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। वो एक प्रोग्रेसिव सोच के हैं और जल्दी से जल्दी कंप्यूटर्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिना टेक्नोलॉजी के ना तो रोज़गार संभव है और ना ही कोई डेवलपमेंट। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आता है 1991 में, जबकि उस समय की नरसिम्हा राव सरकार लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है और भारत को एक ओपन इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत की टेक और आईटी कंपनीज़ को होता है, जिनमें विप्रो एक थी। 90 के दशक के अंत तक आईटी बूम अपने चरम पे होता है और हर छोटी बड़ी आईटी कंपनीज़ के शेयर्स हजारों गुना तक बढ़ चुके होते हैं। इसका फ़ायदा विप्रो को भी होता है और अजीम प्रेम जी तो एक बार बिल गेट्स के बाद दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं और उनकी नेटवर्थ होती है $39.5 बिलियन। अब वापस चलते हैं उसी अमलनेर गांव में कि वहाँ पे क्या हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ अमलनेर गांव के लोगों ने ही विप्रो में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी, तो उनके पास कुल मिलाकर विप्रो के 3% शेयर थे। ये 3% बहुत कम लग रहा है, लेकिन इनकी जो वैल्यू इस समय अरबों खरबों में है। और सबसे मज़े की बात, गांव के ज़्यादातर लोगों ने अभी तक अपने विप्रो के शेयर्स बेचे नहीं हैं। तो आप सोचेंगे उनका खर्चा कैसे चलता होगा, उन्होंने बेचना तो बेवकूफ़ है। दरअसल ऐसा नहीं है, विप्रो ने इतना ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीते। गांव के कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ, जैसे कि गांव के एक युवा आशीष पहाड़े बताते हैं कि उनके पिता ने लगभग 40 साल पहले विप्रो के 100 रुपये के शेयर लिए थे, जिनकी वैल्यू इस समय लगभग 10 करोड़ रुपये है। अरविंद मुथे को तो बहुत सालों बाद पता चला कि उनके पिताजी ने शेयर्स लिए थे और जिनकी वैल्यू इस समय 56 करोड़ रुपया है। लेकिन सबसे बड़ा जैकपॉट आया हाथ मोहम्मद अनवर के, जिन्होंने कि उस समय विप्रो के 10,000 रुपये में 100 शेयर लिए थे और आज उनकी वैल्यू 1,000 करोड़ रुपया है और वो अभी भी गांव में रहते हैं। पूरा अमलनेर गांव ऐसे किस्से कहानियों से भरा पड़ा हुआ है। अब आप में से कुछ लोग थोड़ा शंका में होंगे कि हो सकता है कि उनकी किस्मत चमक गई होगी, उनका तुक्का लग गया होगा। तो क्या ये बात इतनी सिंपल है, इतनी सही है? जी नहीं। दरअसल उन लोगों ने इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक्स रूल्स को बड़ी कड़ाई और सिंप्लिसिटी के साथ फॉलो किया लंबे समय तक, और उसके कुछ 3-4 नियम जो मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला था कि ऐसे बिजनेस में आप पैसा लगाएं जिसको कि आप अच्छी तरह से जानते हो। तो अमलनेर में विप्रो का प्लांट था जो कि कुकिंग ऑयल बनाता था और उसमें इन्वेस्ट करने वाले
लोग थे जो कि फैक्ट्री में मजदूर थे या कर्मचारी थे, जिन्होंने कि 20 रुपये 50 रुपये इस तरह से मिला के शेयर्स खरीदे थे। कंपनी के सेल्समैन थे जो कि उसकी सप्लाई चेन और मार्केटिंग को अच्छी तरह से जानते थे। तीसरा वो किसान थे जो कि उस ऑयल प्लांट के लिए मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी उगाते थे। इसके अलावा दुकानदार थे जो कि उनके सामान को बेचते थे। इन्वेस्टिंग का दूसरा नियम है कि हमेशा ऐसे बिजनेस में पार्टिसिपेट करें जिसके मालिकों की कोई क्रेडिबिलिटी हो, यानी कि उनकी विश्वसनीयता हो। दूसरा, उनका कोई लॉन्ग टर्म विज़न हो। तो इस मामले में हसन प्रेम जी के इंटीग्रिटी पे तो कोई सवाल था ही नहीं। उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो जिन्ना ने उन्हें ऑफ़र किया था कि आप अपने बिजनेस को पाकिस्तान में सेटअप करें और यहाँ के वित्त मंत्री बने, उनकी काबिलियत को देखते हुए। लेकिन हसन प्रेम जी ने उनके इस ऑफ़र को अस्वीकार करते हुए भारत में रहना बेहतर समझा। तो इससे पता चलता है कि प्रेम जी परिवार के इंटीग्रिटी का लेवल कितना ऊंचा था। इन्वेस्टिंग का तीसरा नियम है सेंस ऑफ ओनरशिप, यानी कि आप जिस बिजनेस में भी आप पैसा लगा रहे हो या उसके शेयर्स खरीद रहे हो तो उसमें आपको ओनरशिप का भाव नहीं, यानी कि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि वो आपका अपना बिजनेस है। ये नहीं कि आपने 100 रुपये के शेयर्स खरीदे और 5 रुपये प्रॉफिट पे बेच दिए या 10 रुपये नुकसान पे बेच दिए। गांव के इन लोगों ने सेंस ऑफ ओनरशिप के नियम को फॉलो किया और उस बिजनेस में वर्षों तक बने रहे। इन्वेस्टिंग का चौथा नियम है कि किसी भी बिजनेस को चलने के लिए समय की ज़रूरत होती है। तो जब आप इसके शेयर होल्डर्स बनते हैं तो आपके शेयर्स को भी ग्रो होने में समय लगता है। शॉर्ट टर्म में ये कई बार ऊपर भी जा सकता है, कई बार नीचे, जैसे यहाँ पे हुआ। जिन्होंने 100 रुपये के शेयर आज से 40-42 साल पहले खरीदे थे वो कुछ ही समय में 35 रुपये तक चले गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में ये बहुत मददगार होगी। तो लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।